हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉर्ड्स ऑफ लर्निंग एकेडमी। और आज हम जानेंगे कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले 1879 में डॉकसेव ने मिट्टी का वर्गीकरण किया और मिट्टी को सामान्य और असामान्य मिट्टी में विभाजित किया। भारत में मिट्टियाँ स्थूल रूप से 5 वर्गों में विभाजित की गई हैं। फर्स्ट है जलोढ़ मिट्टी या कछार मिट्टी, सेकंड है काली मिट्टी या रेगूर मिट्टी, थर्ड है लाल मिट्टी, फोर्थ है लैटराइट मिट्टी, फिफ्थ है मरु मिट्टी। ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को 8 समूहों में बांटा है और ये मिट्टियां हैं जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, शुष्क मृदा मिट्टी, लवण मृदा, पिटमय मृदा तथा जैव मृदा, वन मृदा। इन सभी मिट्टियों में से जल को अवशोषण करने की क्षमता सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी में होती है। मृदा संरक्षण के लिए 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई थी। मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए राजस्थान के जोधपुर में अनुसंधान केंद्र बनाए गए हैं। तो आइए अब इन मिट्टियों के प्रकार को डिटेल्स में पढ़ते हैं। जलोढ़ मिट्टी, इसका दूसरा नाम है दोमट मिट्टी और ये मिट्टी भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 43.4% भाग जलोढ़ मिट्टी मिलता है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के निरपेक्षण से होता है। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कम मात्रा है। यही कारण है कि जलोढ़ मिट्टी में यूरिया खाद डालना फसल के लिए अति आवश्यक होता है। जलोढ़ मिट्टी में पोटाश एवं चूना की पर्याप्त मात्रा होती है। भारत में उत्तर का मैदान, सिंध का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, गोदावरी का मैदान, कावेरी का मैदान, ये सभी मैदान नदियों के जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से बने हैं। अब बात करते हैं फसलों की। जलोढ़ मिट्टी को गेहूं के फसल के लिए सबसे अधिक उत्तम माना जाता है। इसके अलावा इसमें धान एवं आलू की खेती भी की जाती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण बलुई मिट्टी एवं चिकनी मिट्टी के मिलने से होता है। जलोढ़ मिट्टी में ही बांगर एवं खादर मिट्टी आते हैं। बांगर पुराने जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं और खादर नए जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। अब बात करते हैं रंग की। तो जलोढ़ मिट्टी का रंग हल्के धूसर रंग का होता है। काली मिट्टी, काली मिट्टी को रेगूर के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी के और भी अन्य नाम हैं, जैसे केरल में इसे साली के नाम से जाना जाता है, उत्तर भारत में केवाल के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। काली मिट्टी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में दूसरा स्थान रखता है। इसका विस्तार भारत में लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर पर है। इसका निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार के कारण बेसाल्ट चट्टान के निर्माण से हुआ है। बेसाल्ट के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी में भी नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है। इसमें लोहा, चूना, मैग्नीशियम एवं एल्यूमिना की मात्रा अधिक होती है। काली मिट्टी में पोटाश की मात्रा भी पर्याप्त होती है। यह मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। इसके अलावा काली मिट्टी में चावल की खेती भी अच्छी होती है। काली मिट्टी में मसूर, चना, खेसारी की भी अच्छी उपज होती है। अब बात करते हैं रंग की। तो काली मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग काला होता है। काली मिट्टी में जल जल्दी नहीं सूखता, जिसके कारण इसमें अधिक दिनों तक नमी बरकरार रहती है। इसी वजह से इस मिट्टी में धान की उपज अधिक होती है। लाल मिट्टी का क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से इसका भारत में तीसरा स्थान है और इसका विस्तार भारत में लगभग 5.18 लाख वर्ग किलोमीटर पर है। बात करें निर्माण की, तो लाल मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट चट्टान के टूटने से हुई है। ग्रेनाइट चट्टान अग्नाशय शैल का उदाहरण है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे अधिक क्षेत्रफल पर तमिलनाडु राज्य में लाल मिट्टी विस्तृत है। लाल मिट्टी के नीचे अधिकांश खनिज मिलते हैं। इस मिट्टी में भी नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है। इस मिट्टी में मौजूद आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के कारण इसका रंग लाल दिखाई पड़ता है। लाल मिट्टी फसल के उत्पादन के लिए अच्छी नहीं मानी जाती।
इसमें ज़्यादातर मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मूंगफली, अरहर, मकई इत्यादि होते हैं। कुछ हद तक धान की खेती इस मिट्टी में की जाती है, लेकिन काली मिट्टी की अपेक्षा धान की खेती कम होती है। भारत में यह मिट्टी तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं पीली मिट्टी की। पीली मिट्टी भारत में सबसे अधिक केरल राज्य में है। जिस क्षेत्र में लाल मिट्टी होते हैं एवं उस मिट्टी में अधिक वर्षा होती है, तो अधिक वर्षा होने के कारण लाल मिट्टी के रासायनिक तत्व अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी का रंग पीला दिखाई देने लगता है। भारत में लैटराइट मिट्टी का चौथा स्थान है। यह भारत में 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, चूना एवं कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी चाय, कॉफी और काजू के फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। ये मिट्टी असम, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल राज्य में अधिक पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग भी लाल होता है। जब वर्षा होती है तब इस मिट्टी से चूना पत्थर बहकर अलग हो जाता है, जिसके कारण यह मिट्टी सूखने पर लोहे के समान कड़ा एवं टाइट हो जाता है। यह अधिकतर पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। पर्वतीय मिट्टी में कंकड़ एवं पत्थर की मात्रा अधिक होती है। पर्वतीय मिट्टी में पोटाश, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है। पहाड़ी क्षेत्र में खास करके बागबानी कृषि होती है। पहाड़ी क्षेत्र में ही झूम खेती भी होती है। झूम खेती सबसे ज़्यादा नागालैंड में की जाती है। पर्वतीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गरम मसाले की खेती की जाती है। शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी। इस मिट्टी में घुलनशील लवण एवं फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन एवं कार्बनिक तत्व की मात्रा कम होती है। जल की अच्छी व्यवस्था होने के बाद मरुस्थलीय मिट्टी में भी अच्छी फसलों की उत्पादन की जाती है, जैसे कि तिलहन, और इसके अलावा ज्वार, बाजरा एवं रागी की खेती की जाती है, और यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। लवणीय मिट्टी। इस मिट्टी को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे क्षारीय मिट्टी, रेह मिट्टी, ऊसर मिट्टी एवं कलर मिट्टी। क्षारीय मिट्टी वैसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पर जल का निकास की सुविधा नहीं होती है। वैसे क्षेत्र की मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे वो मिट्टी क्षारीय हो जाती है। इस मिट्टी का निर्माण समुद्र तटीय मैदान में अधिक होता है। जैविक मिट्टी को दलदली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, और इसका क्षेत्र है केरल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। इन क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। दलदली मिट्टी में फास्फोरस, पोटाश की मात्रा कम होती है, लेकिन लवण की मात्रा अधिक होने की वजह से यह फसल के उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। वन मृदा की विशेषता है कि वह प्राकृतिक परिस्थितियों में विकसित होती है। इस मिट्टी में पत्ती के कूड़े, जड़ के क्षय के लगातार बढ़ने के कारण कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक हो जाती है। नम स्थिति और पेड़ की छाया के कारण इस मृदा का तापमान कम रहता है। यही कारण है कि इस मृदा में खनिज पोषक तत्वों की मांग दर कम रहती है। इसलिए जंगल की मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण अच्छे होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।